बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करना चाहिए, तो नीड ऑफ कंजर्वेशन। तो उसके लिए 3 रीजन है बेटा, जैसे बुक में दे रखा है कि सम ऑफ देम आर ऑब्वियस एंड सम ऑफ देम आर नॉट सो ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है यानी कि विच इज वेरी नेसेसरी, कि अंडरस्टूड है कि होना ही जरूरी है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होना ही चाहिए। एंड नॉट सो ऑब्वियस यानी कि इतना जरूरी भी नहीं है। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि नहीं बायोडाइवर्सिटी नहीं हो तो क्या होगा, तो एक्चुअली हम लोगों को ये पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्यों करा जाता है। तो उसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन है दैट इज कॉल्ड एज नैरो यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन का क्या मीनिंग है वो मैं बताऊंगी। सेकंड इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, एंड थर्ड इज द एथिकल इशू। नैरो यूटिलिटेरियन मीन्स द यूजेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी को यूज किया जा रहा है बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसे यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड ऑर्गेनिज्म बोला है, मैंने ये नहीं कहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें से कोई एक आधा ही यूज कर रहा है। तो नैरो यूटिलिटेरियन में वो सारे यूजेस आते हैं विच इज, और वो सारी चीजें आती है विच इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग इसे यूज कर सकता है मैक्सिमम, और दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग मैक्सिमम यूज कर रहा है। तो जैसे अगर नैरो यूटिलिटेरियन में अपन लेते हैं, फर्स्ट इज फूड। अब फूड तो कैन बी यूटिलाइज्ड, फूड का मतलब हुआ प्लांट्स जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उनसे हर्बीवोर्स फीड करते हैं, हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स फीड कर रहे हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को भी जो फूड अवेलेबल है, फ्रूट्स अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है बेटा, बायोडाइवर्सिटी से अवेलेबल है। सेकेंड इज द फॉडर। फॉडर मतलब चारा, तो गाय भैंस जो दूसरे जानवर है, एनिमल्स हैं, उनको चारा जो मिलता है वो भी किससे मिलता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग बीइंग से मिलता है। नेक्स्ट आता है दैट इज द फ्यूल वुड, जिसको फायरवुड भी कहा जाता है, यानी कि जंगल से ह्यूमन बीइंग लकड़ी लेके आते हैं, किसके लिए बेटा, जलाने के लिए, या लकड़ी पर डिपेंड करते हैं। सेकेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन मटीरियल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल यानी कि घर बनाने के लिए। अब आपने देखा होगा कि वैसे तो आजकल सारा सीमेंट ईंट वगैरह से घर बनता है, लेकिन उसके लिए जैसे लेंटर डलता है तो बैम्बूज लगते हैं, है ना, बल्लियां लगती है ना बेटा, देखिए कभी किसी का घर डलते हुए, छत डलते हुए देखिए, तो बैम्बूज लगते हैं या बल्लियां लगती है, वो कहाँ से मिलती है, हमें फॉरेस्ट से मिलती है। यानी कि अगर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे तभी भी एक कोई कंस्ट्रक्शन मटीरियल के भी हमको इन्हीं से मिलता है। तो ये सारी चीजें, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर वर्ल्ड की 25% मेडिसिन जो होती है दैट इज यूज्ड बाय द नेटिव पीपल। नेटिव पीपल यानी कि जो लोकल पीपल है वो उसको यूज करते हैं। तो ये सारे किसमें आते हैं बेटा, नैरो यूटिलिटेरियन में आते हैं। अब आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। वांट टू से समथिंग, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर आता है कि दैट इज इफ द यूज or the usage is done by or each and every organism is using that substance। हर कोई organism, चाहे plant है चाहे animal है, each and every living being is using the things that is considered as broadly utilitarian। तो इसकी definition ही लिखनी है हम लोगों को, लेकिन बुक में सिंपली इसी तरह से दे रखा है। तो broadly utilitarian में केवल क्या आता है, हम लोग 2-3 चीजें ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट चीज है बेटा ऑक्सीजन। ओके, सबसे फर्स्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमने माइक्रो
बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। पहले उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता था, अब क्या कहा जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि क्या होगा? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन नेहा यू हैव अ मौका टू बी सुपरस्टार। हाँ निकिता। Amount of oxygen consumed by the organism if 1 liter of water is utilized by जितने भी organism. the amount of oxygen consumed by microbes या consumed by aerobic bacteria in 1 liter of water। पहले आपको लिखना है the amount of oxygen consumed by, तो amount of oxygen consume कर लिया, किसने consume कर लिया? by the aerobic bacteria। aerobic bacteria ने consume करा कितने पानी में? in 1 liter of water। 1 liter of water में to decompose organic matter present in it, यानी उस पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको डिकम्पोज करने में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई वो कहलाती है उसकी बीओडी। अगर 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? बीओडी हाई हो जाएगा। अगर 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर कम हुआ तो बीओडी क्या हो जाएगा? लो। तो कहने का मीनिंग है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूजिंग ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन का भी मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंट हैं इंस्टेड ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करें ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और हम इन प्लांट्स पर डिपेंड हैं तो ऑलमोस्ट पूरे ईयर के अराउंड हमें 72,000 रुपीज, ये तो मैं 5 साल पुराना रेट बता रही हूँ बेटा, 5 साल पुराना रेट बता रही हूँ, 72,000 रुपये एक पर्सन को ऑक्सीजन सिलेंडर पे खर्च करने पड़े, वो भी कब? जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल बेड पर लेटे हो, कोई घूमा फिरी नहीं, चल के आना नहीं, पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, तो 72,000। अगर आप चल फिर लिए और ऊपर नीचे चढ़े, बातचीत करी, दौड़ा भागी कर ली तो ये 1-1.25 लाख रुपए। और अगर अपना अक्षय है 200-200 किलो वजन पैर से उठा लिया, 100-100 किलो वजन हाथ से उठा लिया, तो फिर इसके तो 2 लाख रुपए चले गए। ठीक है, तो वो चीज आ जाता है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मींस ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स, हेंस वी हैव टू कंजर्व द प्लांट्स। हमको किसको कंजर्व करना पड़ेगा? प्लांट्स को कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये चीज आ जाती है बेटा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। इसी तरह से ही थर्ड जो आता है दैट इज कॉल्ड एज द एथिकल इशू। एथिकल इशू क्या है बेटा? एथिक्स, यानी कि हमारा रिलीजियस या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने, है ना। तो उसके अंदर आता है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ has its own intrinsic value। हर ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर प्रेजेंट है उसकी क्या है बेटा? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब कि उसके लिए या उसके से रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। तो हर ऑर्गेनिज्म की इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमारे हिसाब से तो अगर 20,000 स्पीशीज है एंड्स की, उसमें से 2-4 स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट भी हो जाए तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसे थोड़ी हमने चींटियां पाल रखी है सारी तरह की, भाई अरे तू आज नहीं आई, कहाँ चली गई। जैसे अगर मान ले किसी दिन हर्ष नेहरा नहीं आया तो हर्ष नेहरा नहीं आया, क्या बात है? नहीं, हर्ष नेहरा चींटी थोड़ी है। लेकिन बेटा हमें क्या, भले हमें कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है, उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म ये नहीं कि चींटी के भाई, चींटी के मामा, मम्मी, पापा, वो नहीं। यहाँ पे वो जो एंट है उसके प्रेडेटर, उनके प्रेडेटर, अगर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई तो जो प्रेडेटर उसके ऊपर फीड कर रहे हैं उनको वो नहीं मिलेगा फूड, या फिर जो उसके पैरासाइट है जो उस पर अटैक करते हैं उनको नहीं मिलेगा फूड। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो
according to the ethical issue, each and every organism has to be conserved in the biodiversity, यानी हर ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना है। रीडिंग हम बाद में करेंगे, मैं फिर फटाफट से हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी का करके दो आज हम लोगों के 2 पीरियड है। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। एक दिन ऐसा करेंगे जूम पे और रिकॉर्डिंग करके देखते, एक दिन करी थी यहाँ पे लेकिन वो नहीं प्रॉपर आवाज नहीं। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जाता है, तो देयर आर 2 वेज, 2 तरीके हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन किसको कहा जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन में द कंजर्वेशन और द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी जब उसके एनिमल के नेचुरल हैबिटेट में रखते हुए ही एनिमल को वहाँ पे उसको कंजर्व करा जाता है, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन में किन एनिमल्स को हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन के लिए सेलेक्ट करेंगे कि चलो ठीक है नेचुरल हैबिटेट में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कौन से एनिमल को इन सीटू कंजर्वेशन के लिए यूज करना है, कौन से एनिमल को हमें एक्स सीटू कंजर्व करना है, तो वो डिपेंड करता है कि द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि कितने उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वेदर दे आर रेयर, एंडेंजर्ड और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि या तो एक्सटिंक्ट होने वाले या एंडेंजर्ड है या रेयर है। रेयर का मतलब होता है कि दोज व्हिच आर फाउंड एट अ पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम एंडेमिक कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में, तो जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिल सकता है उसको तो हम इन सीटू कंजर्व करेंगे, उसको हम एक्स सीटू कंजर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो जो मेघालय में मिल रहा है उसको अगर अपन यहाँ लाके ग्रो करें तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, चाहे भले हम उसको पैसिफिक सिचुएशन प्रोवाइड करें। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका नंबर इतना है कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एंडेंजर, यानी एंडेंजर्ड अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो एंडेंजर्ड हो जाएगा, उस कंडीशन में कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन। तो एनसीईआरटी में उसके लिए बुक है बेटा कि इफ वी वांट टू सेव द टाइगर वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट, यानी अगर हम टाइगर को सेव करना चाहते हैं तो हमें किसको सेव करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा। तो वो फॉरेस्ट को सेव करना इज अ इन सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन में फॉरेस्ट को कैसे सेव किया जाता है, तो फॉरेस्ट को पूरे जो फॉरेस्ट है उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज को रिड्यूस करके पोचर्स या जिसे कहते हैं शिकारी, पोचर्स वो होते हैं बेटे जो इलीगली अटैक करते हैं। आजकल तो खैर लीगल है ही नहीं, सब कुछ इलीगल हो गया है कि भाई आप किसी भी जानवर को मार ही नहीं सकते, तो उसके अंदर इन सीटू कंजर्वेशन में कैसे करा जाता है, आइदर बाय द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होता है कि मैं कहती हूँ ये एक खेत और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं। अपने यहाँ पे हरियाणा में भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अपने रेवाड़ी के पास में सुल्तानपुर जगह है बेटा, तो वहाँ पे लेक है सुल्तानपुर लेक, तो वहाँ पे वो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, फरीदाबाद और पलवल की इधर ही पड़ती है, तो वो बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी किसके लिए बनाई, क्योंकि वो लेक है बेटा, तो लेक का जो सराउंडिंग एरिया है यानी वो जो जंगल है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि इट इज मेनली द सेंचुरी फॉर द बर्ड्स। वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी उधर माइग्रेटरी बर्ड कौन आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि नेशनल पार्क से कंपैरेटिवली एरिया कैसा होता है, स्मॉल होता है, और इधर फ्री मूवमेंट होता है, यानी सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है, ले रह नहीं सकते, यानी कि ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पीपल वहाँ पे रह नहीं सकते, लेकिन वी कैन मूव। अगर मुझे सेंचुरी में घूमने जाना है तो आई एम फ्री टू मूव, मैं इजीली जा सकती हूँ, कहीं से कहीं तक भी होकर आ सकती हूँ। सरिस्का में जो है वो टाइगर सेंचुरी है बेटा, अलवर के पास में। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो होते हैं दे आर ऑफ द वाइडर एरिया, बड़ा एरिया होता है इसके अंदर, एंड यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल पार्क कंजर्व मेनी ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाता है इन द नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी वास्ट एरिया, और इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 3 जोन में। एक जोन होता है बेटा कोर, एक होता है बफर, और एक होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल में ह्यूमन एक्टिविटी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीबॉडी कैन गो, कैन कट द ट्री। ट्री का मतलब है कि फॉर फायरवुड, पेड़ों को छाट सकते हैं, लकड़ी लेने के लिए, जलाने की लकड़ी लेने के लिए, कोई फ्रूट्स लेना है, मेडिसिन लेना है, उसके लिए दे कैन गो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उसके बाद में बफर जोन है। बफर जोन इज ओपन ओनली फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट के लिए ओपन होता है। अगर कभी आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जाओ तो रास्ते में आता है बेटा रामपुर के उधर, तो अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाओ तो आपको टिकट लेके और आप उसमें जा सकते हो। बाय सफारी भी ऑल्सो, आप सफारी ले, सफारी का मतलब होता है वो लोग जीप, ओपन जीप देते हैं कि भाई इस जीप में बैठ जाओ, हम आपको शेर दिखा के लाएंगे। फिर जब पूरा दिखा के लाते हैं और कहते हैं शेर का है, बोले जी आप किस्मत अच्छी नहीं है, शेर पता नहीं मिलता। तो वो चीज जो है ना वो बफर जोन है, टूरिस्ट के लिए ओपन होता है, बट कोर रीजन इज नॉट, मतलब नोबडी इज अलाउड इन द कोर रीजन, क्योंकि सारे एनिमल्स इस तरह से बनाया जाता है। ये नहीं कि ये नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो गोले में बनेगा या कोर रीजन ऐसे गोला होगा, नहीं, कोर रीजन ऐसा भी हो सकता है वो जहाँ पे उनकी टेरिटरी है वो टेरिटरी, लेकिन उस टेरिटरी के बाहर का जो जंगल होगा उसके अंदर लोग जा सकते। तो ये हमारा कोर रीजन उस बेसिस पे बनाया जाता है कि जो उनकी मेन साइट है जहाँ पे वो रहते हैं। तो बाय दिस वी कैन कंजर्व द ऑर्गेनिज्म इन द इन सिटू कंजर्वेशन। इसके अलावा एक और वर्ड आता है बेटा सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स आर द ट्रैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स, TRACTS, ट्रैक्ट्स का मतलब कुछ हिस्से ऑफ द फॉरेस्ट आर लेफ्ट असाइड, यानी कि साइड में रख दिया जाता है। साइड में यूं नहीं कि उठा के ये फॉरेस्ट का हिस्सा है यहाँ रख दिया, नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है, सो दैट द वाइल्ड लाइफ और द प्लांट्स इन दैट एरिया रिमेन कंजर्व। और वो कौन का क्यों करा जाता है, आइदर ड्यू टू द रिलीजियस और द कल्चरल, उनकी जो होती है कि भाई या तो उनका रिलीजन कहता है कि ये वाला एरिया भगवान का वास है, यहाँ पे नहीं कहते भाई ये भगवान का वास है, तो उस एरिया में कोई पेड़ नहीं काटता। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि पीपल का पेड़ कोई नहीं काटता, सब मना करते हैं कि पीपल का पेड़ काटोगे तो पाप चढ़ेगा। पाप नहीं चढ़ेगा बेटा, पीपल को दिन रात ऑक्सीजन देता है, इसलिए जब दिन रात ऑक्सीजन देगा तो नेचुरली हमको क्या रहेगा, पीपल काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था, आज तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कल थे 2 ब्राह्मण मेरी क्लास में, तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है ना, तो क्या होता है बेटा, पीपल की जो लकड़ी होती है वो धुआं भी नहीं देती। तो ब्राह्मणों ने क्या कर दिया कि बोले कि अगर ऐसे तो धुआं नहीं देती है, अगर हम इसको नहीं करेंगे कि भाई पीपल की लकड़ी कोई नहीं यूज करेगा, तो यूँ कह दिया कि अगर कोई पीपल की लकड़ी घर में जलाएगा तो उसको बहुत बड़ा पाप का भागी बनेगा और उसको परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी, तो जिससे कि लोग भाग जाते। नहीं तो अगर पीपल की लकड़ी जलाते
बिना धुआं के जलती तो सब लोग तो पीपल ही काट के लाते, क्यों कोई कीकर नीम काटना। लेकिन हाँ, उन्होंने एक और चीज अपने लिए अच्छी रखी कि अगर पीपल की लकड़ी ब्राह्मण जला सकता है, ब्राह्मण जला सकता है, तो अपनी लेडीज को रेस्ट मिला, उनके अपने आराम से गैस की तरह जला लो और हम बेचारे आंखों में धुआं के साथ। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, रिलीजियस बिलीफ हो गया, कल्चरल बिलीफ हो गया। तो उसी रिलीजियस बिलीफ और कल्चरल बिलीफ में जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो भी कंजर्व करते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई पढ़ा था, है ना। अमृता देवी बिश्नोई, जो बिश्नोई कम्युनिटी होती है ना बेटा, वो बहुत फियर्सली, बहुत जबरदस्त तरीके से फॉरेस्ट को कंजर्व करती है। अभी इनफैक्ट मैंने कुछ 15 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बिश्नोई कम्युनिटी का पर्सन, लड़का, सलमान खान के ऊपर अटैक करने वाला था कि वो उसकी रेकी कर रहा था, और उससे पहले भी पकड़ा गया था एक और बिश्नोई कम्युनिटी का, सिर्फ किस लिए कि भाई उसने वो ब्लैक बग मारे थे जोधपुर में, है ना। तो बोले हम इसको मारेंगे, यानी कि तो कंजर्व फॉरेस्ट वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि अगर जंगल में जानवर को मारते, पहले तो ऐसा होता था बेटा, ये बिश्नोई कम्युनिटी राजस्थान की है, इनके घर में हिरण के बच्चे पाला करते थे। ये हिरण के बच्चों को पालते थे, कैसे पालते थे कि जैसे अगर मान लो कोई हिरण है, उसका बच्चा हुआ और वो हिरनी पे उसने टाइगर ने अटैक कर दिया, तो माँ मर गई। अब वो बच्चे को कैसे कोई पालेगा, तो बच्चा कोई भी नहीं पालेगा, तो वाइल्ड में तो वो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये लोग जंगलों में जाते थे, और कोई अगर इनको ऐसा दिखता था या कोई हिरण जो होता था वो उसके कहीं चोट वगैरह लगी हुई है, तो वो उसको लेके आते थे अपने घर में, उसकी मरहम पट्टी करते थे, बच्चों को दूध पिलाते थे, और फिर उनको वापस से जंगल में छोड़ देते थे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद। तो यानी कि दे आर, दैट इज देयर कल्चरल और द रिलीजियस बिलीफ। तो उसी कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ में क्या आता है, सेक्रेड ग्रुप्स। इंडिया में ये सेक्रेड ग्रुप्स कहाँ कहाँ है, तो वो उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले तो अरावली हिल्स इन राजस्थान, राजस्थान की अरावली हिल्स में बहुत जगह पर सेक्रेड ग्रुप्स है। मतलब इनफैक्ट यूजुअली उन लोगों ने क्या कर रखा है कि उस एरिया के आसपास में चामुंडा माता का मंदिर बना देते हैं। राजस्थान में किसी भी पहाड़ी में चले जाओ, उस पहाड़ी के अप में एक मंदिर रहता है। किसका मंदिर है भाई, चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। उसके सराउंडिंग के एरिया में कोई पेड़ वेड़ नहीं काटेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो वो सारी की जाती है सेक्रेड ग्रुप। सेकेंड आता है अपना खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय में जो हिल्स है खासी और जैंतिया हिल्स, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सेक्रेड ग्रुप। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या है बेटा, वेस्टर्न घाट रीजन है, वो भी, उसमें भी बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज बस्तर, चंदा, क्या मस्त नाम है, एंड सरगुजा। These are present in the MP रीजन में भी ये सेक्रेड ग्रुप्स हैं। इनके यूजुअली नाम पूछ लिए जाते हैं कि भाई सेक्रेड ग्रुप्स कौन कौन से, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है कि ये भी इन सीटू कंजर्वेशन का ही पार्ट है। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसको हम ये कंप्लीट होने के बाद में रीड करेंगे, कुछ रह जाता है तो वो एक्सप्लेन कर दूंगी। कंजर्वेशन, सबसे फर्स्ट व्हाट डज इट मीन, एक्स सीटू, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। एनिमल को कंजर्व किया जाएगा व्हेन द एनिमल इज प्रेजेंट आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। तो
उनके नेचुरल हैबिटेट से लेके पर्टिकुलर जगह पर रख के उनको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं पोलर बियर को यहाँ पे लिया हूँ और चल भाई अपनी बालकनी में बांध लिया कि कंजर्व कर रहे हैं। किसको कंजर्व कर रहे हैं? पोलर बियर को कंजर्व कर रहे हैं। उन्हें भाई तो ठंड में रहता है, हाँ सुबह एक बर्फ की सीढ़ी ला के रख देती हूँ इसके लिए, उस पर बैठ जाएगा। वो चीज़ नहीं है। तो वो चीज़ है कि उसको वहाँ पे वो पूरी कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी विच इज प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो वो एक्सटेंसिव कंजर्वेशन किसका किया जाए? किन ऑर्गेनिजम्स को हम लेते हैं फॉर एक्सटेंसिव कंजर्वेशन? तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एंडेंजर्ड और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, यानी जिनका नंबर पूरे वर्ल्ड में हार्डली 100 भी नहीं है, उनका क्या करा जाता है बेटा? एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। एक्सटेंसिव कंजर्वेशन के अंदर क्या क्या चीजें की जाती है बेटा? तो एक्सटेंसिव कंजर्वेशन में क्या जाता है? फर्स्ट ज़ूलॉजिकल पार्क, जिसे हम सिंपली जू कहते हैं। जो इंडिया में जू की हालत बहुत खराब है, लेकिन कुछ जू बहुत अच्छे हैं बेटा जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट कंजर्व किया जाता है। सेकेंड इज द बॉटेनिकल गार्डन। 11th क्लास में हमने पढ़ा था इंडिया का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता में प्रेजेंट है, हावड़ा में, है ना। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन इंग्लैंड, क्यों? इंग्लैंड मैम इसके अंदर कुछ नई स्पीशीज है, जैसे आपने बताया था कोलकाता में 2 किलोमीटर तक का। हाँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए नहीं है। इसके अंदर वर्ल्ड की जो इंग्लैंड में है उसमें वर्ल्ड की सारी स्पीशीज, यानी वर्ल्ड में जितनी भी तरह की स्पीशीज है ना, वो उधर के बॉटेनिकल गार्डन है। कोलकाता का बॉटेनिकल गार्डन किसके लिए फेमस है? एक तो बेटा वहाँ पे जो बैनियन ट्री है उसके लिए फेमस है कि उसकी वो जो फॉलिएज है, फॉलिएज मतलब कि अपर कवर जो होता है वो 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यानी कि 2 किलोमीटर ऐसे लंबा और 2 किलोमीटर ऐसे कर लो तो वो एक ही पेड़ है ना। और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज द विक्टोरियन लिली, यानी कि वो कमल के जैसा पौधा होता है जिसकी जो लीफ होती है वो अराउंड 1 मीटर इन डायमीटर होती है। 1 मीटर डायमीटर यानी 1 मीटर अपना इतना बड़ा होता है, उसकी लीफ इतनी बड़ी होती है। उस पर एक छोटे से बच्चे को बिठा दो तो वो उस पर तैरता रहेगा, उसके लिए बोट की तरह काम करेगी, डूबेगी नहीं, पत्ती इतनी बड़ी उसकी होती है। तो वो बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे? हावड़ा में प्रेजेंट। तो खैर बॉटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। तो जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, जैसे कि रेड जायंट पांडा को। बॉटेनिकल गार्डन में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा उन प्लांट्स को भी जो एंडेमिक है ना, जैसे एक तो इन सिटू में तो एंडेमिक स्पीशीज को तो करा ही जाएगा, जैसे वो वाला मेरा रह गया पूरा सेक्रेट ग्रोव में जो खांसी और जैंतिया है, खांसी एंड जैंतिया ये जो है इट इज अ साइट फॉर मैनी एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। उस सेक्रेट ग्रोव में बहुत सारी स्पीशीज प्लांट की ऐसी है जो केवल वहीं मिलती है, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो ये चीज आती है। इसके अंदर और क्या हो जाता है? इसके अलावा एक्सटेंसिव कंजर्वेशन किया जाता है बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर इसमें पढ़ा था हमने, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था कि अगर कोई कपल की फर्टिलिटी कम होती है तो उसमें स्पर्म को, सीमन को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो यहाँ पे भी उन एनिमल्स को अगर वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं, कैप्टिविटी में ला रखा है बेटा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैप्टिविटी में कभी भी मेटिंग नहीं करते, अब तो फिर भी
हम ये कहते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ने अपनी लाइफस्टाइल बदल ली। नहीं तो पहले ऐसा बोला जाता था कि किसी भी चिड़िया को या पक्षी को अगर आप कैप्टिविटी पिंजरे में रखोगे तो वो कभी अंडे नहीं देती, चाहे भले मेल और फीमेल दोनों को साथ में रख दो, वो कभी एग ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बंधन में पैदा हो। तो ये चीज आ जाती है बेटा। कैप्टिविटी में कई एनिमल्स नेचुरल मेटिंग नहीं करते, तो अगर वो नेचुरली मेट नहीं करते तो उस कंडीशन में उनको क्या किस तरह से बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, है ना। क्योंकि आपने कभी पढ़ा हो न्यूज़पेपर में, वैसे हिंदी के न्यूज़पेपर में तो ये नहीं आता, हिंदी के न्यूज़पेपर में तो लोकल न्यूज़ ज़्यादा जाती है, उसने उसके मार दी और वो उसके यहाँ पे गटासा मार दिया और वो दारू पी के वहाँ पे पड़ गया। इंग्लिश के न्यूज़पेपर में ये यूजुअली खबर आती है। तो एक मतलब काफ़ी बार आई है, मैंने पढ़ा है। तो एक बार ऐसा थी कि लायनेस थी, तो उसको वो कैप्टिविटी में थी, मेल को इंट्रोड्यूस करवाया गया उसी के ही एनक्लोजर। तो ऐसा नहीं है कि एक फीमेल है लायनेस और मेल को इंट्रोड्यूस करवा दिया ऑल ऑफ अ सडन कि जाओ भाई अब तुम लोग साथ साथ रहो और मेटिंग करो, नहीं। पहले उनको क्या करा जाता है, उनके एनक्लोजर्स पास पास में बनाया जाता है, यानी जिधर वो रह रही। एनक्लोजर का मतलब ये नहीं है कि उनका बाड़ा होता है या उनका कोई पिंजरा होगा, बड़ा सारा एरिया होगा। जैसे एक खेत वाला एरिया तो उसका हो गया लाइनस का, एक खेत वाला एरिया लाइन का हो गया। उनका एनक्लोजर पास पास में रखा जाता है, बीच में जाली लगाई रखते हैं कि जिससे कि वो इधर से उधर नहीं जा सके। उसके बाद वो देखते हैं कि दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी कितनी है। कंपैटिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर लाइन को देखते ही और लाइनस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, या लाइनस को देखते ही लायन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि ये अपनी टेरिटरी को छोड़ना नहीं चाहते ना बेटा, तो उस कंडीशन में फिर वो उनको एक सेम एनक्लोजर में नहीं रखते। कुछ दिन तक वो देखते हैं कि इनके बीच में अगर कंपैटिबिलिटी बेटर है तो फिर वो लायनलेस को लायन के एनक्लोजर या लायन को लायनलेस के एनक्लोजर में छोड़ते हैं, या फिर उन दोनों के एनक्लोजर में बीच में क्या कर देते हैं, दरवाजा बना देते हैं, ओपन कर देते हैं डोर कि भाई वो आ जा सके। तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी